वेलकम टू दी किक्स 5 के फंडे में 31st विनिंग सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम IMS ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया once aim to provide statistical data on import of a commodity for importer in advance. Second, registration is mandatory for all imported commodities. Third, uniform registration fee for all commodities. And fourth, generate unique registration number for each transaction. 4 स्टेटमेंट्स है दोस्तों यहाँ पे इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में। पहला स्टेटमेंट है कि भाई इसका उद्देश्य क्या है, तो स्टैटिस्टिकल डाटा जो है एक कमोडिटी के इंपोर्ट के बारे में वो एडवांस में ही इंपोर्टर को पता चले। सेकंड ऐसा है कि सभी जो इंपोर्टेड कमोडिटीज है उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम में मैंडेटरी है, बंधनकारक है। थर्ड जो है यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन फी सभी कमोडिटी के लिए अप्लाई है। और फोर्थ है कि जब भी ट्रांजैक्शन होता है हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है। तो 4 स्टेटमेंट्स है, यहाँ पे कोड दिए है, क्लिक कीजिए। किया आपने? ओके, मैं कर रहा हूं। मैच द आंसर। आंसर इज सी, 1 and 4 ओनली, 1 and 4 ओनली, यानी 2 और 3 नहीं है भाई। यानी उसका उद्देश्य जो है ये बराबर है कि एक इंपोर्टर को पता ही चल जाता है। एक्चुअली इंपोर्ट को एडवांस में ये सब कुछ करना पड़ता है, तो उसको सब कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा के थ्रू पता ही चल जाता है। दूसरा है कि सभी कमोडिटीज के लिए अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है ना। कुछ एक कमोडिटी जैसे स्टील है, कोल है, कॉपर, एल्यूमिनियम, अभी हाल ही में पेपर जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर्स, उसके लिए मैंडेटरी हो गया है। अब सभी के लिए हर एक जो कमोडिटी होती है उसका अपना जो ये होता है इंपोर्ट वैल्यू अलग अलग होता है, और इसी वजह से रजिस्ट्रेशन फी जो है वो अलग अलग है। माना जैसे पकड़ लो कि से एग्जांपल कि अपना स्टील यदि है तो सपोज टू बी उसको बाइफरकेट कर दिया गया है कि एक मिनिमम ₹500 जो है 500 पर हिसाब से अपना रुपीज 1 पर 1000 इस हिसाब से कैलकुलेशन करके मिनिमम 500 रुपया या मैक्सिमम जो है 1 लाख रुपए तक हो सकता है। तो इस ढंग से हर एक का अलग अलग है। जैसे एल्यूमिनियम यदि है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ ₹500 ऐसा रजिस्ट्रेशन फी रखिए। अब हर एक जो होता है ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करना पड़ता है और उसके लिए एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है। उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन एक अराउंड 75 डेज तक रहता है, उस वक्त तक वो वैलिड रहता है। दोस्तों न्यूज में ऐसा है कि हाल ही में पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया गया है, वो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने ऑन द 25 मई 2022 को, है ना, कि एक 201 टाइप्स ऑफ पेपर है या पेपर बोर्ड, जैसे ग्लेज, न्यूज पेपर, प्रिंट, हैंडमेड पेपर, टिश्यू पेपर, इसके लिए ये लागू कर दिया गया है। अब उसको सब एडवांस में ये करना है, इंपोर्ट एडवांस में करके उसका इंफॉर्मेशन उसको तुरंत ऑनलाइन मिल जाएगा और एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा जो 75 डेज के लिए चलता रहेगा। ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, इट्स डील बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DIIT। Second question, consider the following statements with regard to the position of industry and employment for the year 2019-20 according to the annual survey of industry report of the Ministry of Statistics and Program Implementation, है ना। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री जो है उसका एक एनुअल सर्वे होता है इंडस्ट्री का, उसका एक रिपोर्ट होता है 2019-20 के लिए। एक इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन के बारे में उसने रिपोर्ट पब्लिश किया है। उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या स्टेटमेंट्स है, 2 स्टेटमेंट दे है। फर्स्ट,
growth of fixed gross fixed capital formation double than the previous fiscal year. Second, employment in a corporate sector declined but in individual proprietorship increased. दो स्टेटमेंट्स है दोस्तों. पहला क्या है कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो पिछले साल से यानी 2018-19 ये फिजिकल ईयर से 2019-20 ये ईयर में डबल हो गया. और दूसरा है कि कारपोरेट सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट कम हो गया है और इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप का इसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है. अबव विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? क्लिक कर रहा हूं, आपने किया? ओके, चलो देख लेते हैं, मैच करते हैं आंसर. आंसर इज ए, ओनली वन, यानी ये करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है भाई. ठीक है. इन जनरल एनुअल जो सर्वे कर इंडस्ट्री का जो होता है उसमें इन जनरल ये कौन से इंडस्ट्री का सर्वे करते हैं, तो ऐसी ही फैक्ट्री या ऐसी इंडस्ट्री या ऐसा फर्म या ऐसा इंडिविजुअल एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे कम से कम 10 एम्प्लॉइज है. कम से कम कितने एम्प्लॉइज है? 10 एम्प्लॉइज है. और 10 एम्प्लॉइज या ज्यादा, मिनिमम 10 एम्प्लॉइज प्लस पावर यूजिंग, या फिर 20 एम्प्लॉइज कम से कम होना चाहिए या उससे ज्यादा, है ना, विदाउट पावर. विदाउट पावर, ये पावर विथ पावर और विदाउट पावर, ऐसे यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर ये फोकस करती है. ठीक है. अब ये फिक्स कैपिटल इन द सेंस कि हमने देखा है कि एक अकाउंटिंग ईयर रहता है, वो अकाउंटिंग ईयर के क्लोजिंग में इसको एक्सेस किया जाता है कि एक जो फैक्ट्री है उसके पास या फर्म है उसके पास फिक्स एसेट इन द सेंस की बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर, जो भी, इवन इफ एनी फर्म इज रनिंग द स्कूल फॉर देयर वर्कर्स, वो भी सब आता है. ओके, ठीक है. तो ये दो स्टेटमेंट्स है, आपने देख लिया. पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है. देख लेते थोड़ा ब्रीफली. देखो हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ फैक्ट्रीज जो है 2019-20 2018-19 के कंपैरिजन में, है ना, 1.7% इस बार ग्रोथ हुई. पिछले साल अच्छी ग्रोथ थी. वर्कर्स जो है 1.3 करोड़ इस साल रहे हैं 2019-20. ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो है ये देखो पहले 10.2% था, अभी सीधा 20.5% हो गया ना ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन. यानी जो भी फैक्टरीज थी, बड़ी बड़ी दिग्गज फैक्टरीज, उनका फिक्स एसेट बढ़ गया भाई ये फेज में. यानी बिफोर के कोविड का सिचुएशन है, ध्यान में रखो, बिफोर कोविड, है ना. अब एम्प्लॉयमेंट जो है कारपोरेट सेक्टर में बढ़ गया है 5.5% से, पिछले साल से थोड़ा कम था लेकिन बढ़ गया. एम्प्लॉयमेंट इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसमें जबरदस्त बढ़ गया, 42% बढ़ गया. इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप में 3.1% से कम हो गया, पिछले साल भी कम था, मतलब 2018-19 में भी कम था. पार्टनरशिप में भी कम हो गया, जबरदस्त कम हो गया, हाईएस्ट फॉल पार्टनरशिप में. देखो यानी इंडिया में पार्टनरशिप नहीं चल रही है, एक थोड़ा जो है साइन है, डेंजर साइन है. स्टेट्स के बारे में देखें कि कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अच्छे जनरेट हो गए, तो तमिलनाडु इज अ फर्स्ट, महाराष्ट्र सेकंड और गुजरात थर्ड. 2018-19 से चेंज हो गया. 2018-19 में तमिलनाडु तो रहा दोनों इसमें, लेकिन गुजरात सेकंड नंबर पर था. 2019-20 में महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर आया है. थर्ड क्वेश्चन, जोजिला पास लोकेटेड इन, जोजिला, ला इन द सेंस, ला का मतलब पास ही होता है, लेकिन हम इन जनरल ला के बाद भी पास लगाते हैं. तो जोजिला पास यानी जोजिला खिंड कहां पे है? 1 जांस्कर हिमालयन रेंज, दूसरा द्रास हिल स्टेशन, तीसरा कारगिल डिस्ट्रिक्ट. 3 दिया है. तो ये इन जनरल जियोलॉजिकल लोकेशन मतलब जियोग्राफिकल लोकेशन जो है उस हिसाब से, है ना, थोड़ा सा मैप के हिसाब से ऐसे दोनों तीनों थोड़ा सा जंतर मंतर करके दे दिया है ना. ध्यान में आया क्या? तो क्लिक कर दे आप. चलो
मैं भी क्लिक कर रहा हूं, देखो क्या है आंसर। आंसर इज डी, ऑल थ्री आर करेक्ट। भाई ये पहले तो कौन से हिमालयन रेंज में है वो बताया है, दूसरा जो हिल स्टेशन पर बसा है वो, और ये हिल स्टेशन कहाँ पे आता है, इन द सेम पास कहाँ पे आती है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट। और कारगिल डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आता है भाई, वो भी पूछा जा सकता है, तो लद्दाख, ठीक है, लद्दाख में आता है, ठीक है। भाई एकदम छोटी सी न्यूज थी। 9 किल्ड इन जोजिला पास रोड एक्सीडेंट ऑन 26 मई 2022। एक कार 400 फीट खड्डे में गिर गई थी। अब जोजिला पास कहाँ है वो थोड़ा सा हमने देख लिया है। यहाँ पे क्या कनेक्ट करती है, तो श्रीनगर और कारगिल, कारगिल यहाँ पे है, श्रीनगर और कारगिल को ये क्या करती है, कनेक्ट करती है। एक्चुअली ये श्रीनगर लेह महामार्ग पर है ना, जोजिला पास, और लेह और मनाली महामार्ग पर क्या है, बारालाचा है ना, मनाली के तुरंत बाद है, रोहतांग क्रॉस करने के बाद बारालाचा आता है। अब ये जो है जोजिला पास, इसको क्या कहते हैं, माउंटेन पास ऑफ अ ब्लिजार्ड, इसका मीनिंग होता है। 2018 में जो है जोजिला टनल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। ये आशिया का सबसे लंबा टनल है और दोनों डायरेक्शन से बाय डायरेक्शनल है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ अ प्राइवेट पोर्ट्स गिवन इन द मैप ऑफ अ गुजरात स्टेट, है ना। यहाँ पे देखो आपको दिए है 4 लोकेशंस दिए, ए बी सी डी, कैपिटल इससे दर्शाए गए हैं। यहाँ पे आपको दिया है, आपको मैच करना है ना, कौन सा वाला है भाई। देख लिया आपने, कर लिया मैच, चलो करो जल्दी, हरी अप। 1 2 3 4 5, ओके मैं क्लिक कर रहा हूं। आंसर इज बी, करो मैच करो आपका आंसर। ए यहां पे है, यह है मुंद्रा, ध्यान में रखो, इसके तुरंत यहां पे जो है बगल में यहां पे कांडला है, ठीक है, मुंद्रा प्राइवेट है, कांडला नहीं, ठीक है। यहां पे ये बी में पॉजिट्रा, सी में छारा और डी में पिपाओ, ठीक है। न्यूज में क्यों है ये या कौन सा है, तो मुंद्रा है भाई, न्यूज में आप सब सुनते रहते एकदम से न्यूज, ड्रग्स इज नियर द मुंद्रा पोर्ट, है ना। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, किसने, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इन्होंने 56 केजी का कोकीन पकड़ा है। क्या पकड़ा है, कोकीन पकड़ा है। इसका प्राइस, एस्टिमेटेड प्राइस है 500 करोड़, क्योंकि इन जनरल 10 करोड़ पर केजी इन एन एवरेज ये इंटरनेशनल मार्केट में रेट है। अब कोकीन यहाँ पे आए दोस्तों, तो कोकीन पर भी थोड़ा पढ़ लेना, हाँ, तो क्वेश्चन वैसा बन सकता है। पिछले महीने में गुजरात एंटी टेरर स्क्वाड, इन्होंने 260 केजी हीरोइन पकड़ा था, तब हेरोइन था कांडला पोर्ट में, ठीक है, ध्यान में आए, अलग अलग है दोनों, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। 1. Provisions of Act cannot be enforced in a negative manner. जो प्रोविजंस है एक्ट के, उसको नेगेटिव मैनर में हम अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कोई भी पब्लिक अथॉरिटी अप्लाई नहीं कर सकती, दैट इज अ स्टेटमेंट। सेकंड, प्रोविजंस ऑफ एक्ट कैन बी रीजनेबली रेस्ट्रिक्टेड। एक्ट जो है प्रोविजंस, उसके तहत जो भी प्रोविजंस उसकी, उसको रोक सकते, बट रीजनेबली। और थर्ड है, आर्म फोर्सेस गिवन एब्सोल्यूट एग्जम्पशन फ्रॉम द एक्ट, एक्ट के से आर्म फोर्सेस को कंप्लीट एग्जम्पशन दिया गया है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। आंसर देख ले, ओके देखो ये ऑल ऑफ द अबव वगैरह कहीं नहीं दिख रहा, 1 2 3 वगैरह, हाँ ठीक है, कर लिया क्लिक, मैं कर रहा हूं क्लिक, ओके। आंसर इज ए, ओनली 1 and 2, ओनली 1 and 2, है ना। प्रोविजंस ऑफ एक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन निगेटिव मैनर, यानी कोई गलत मीनिंग निकाल के पब्लिक अथॉरिटी एंजॉय नहीं कर सकती भाई,
है ना। जैसे इन जनरल सेक्शन 8 है एक्सेप्शन का, सेक्शन 8 का चांस नहीं ले सकती है, ऐसा इसका कहना है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, एब्सोल्यूट नहीं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑब्वियसली, ये तो हमारा कोर है, कोर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, है ना, क्योंकि हम इंडिविजुअल राइट्स और कलेक्टिव बेनिफिट्स इसके कॉम्बिनेशन में बिठाना चाहते हैं, इसलिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हमने देखा है, आर्टिकल 19 में देखा है हमने कॉन्स्टिट्यूशन में, बराबर है। अब यहां पे क्या कहते हैं, आर्म फोर्सेस गिवन द एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है भाई, किसको एब्सोल्यूट एग्जम्पशन नहीं है। एब्सोल्यूट एग्जम्पशन के लिए एक शेड्यूल बनाया आरटीआई एक्ट में, शेड्यूल 2, कौन सा शेड्यूल है, शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 में जो डाला गया उनको थोड़ा सा एग्जम्पशन है, लेकिन आर्म फोर्सेस को नहीं है। ओके, न्यूज में क्या है देख लेते हैं, एक छोटी सी न्यूज है, डोंट रिमूव आर्मी फ्रॉम द आरटीआई एक्ट, Indian ex-servicemen league, an association of ex-servicemen, family pensioners and next to kin of armed forces personnel written a letter to the Prime Minister against any consideration by the government to remove armed forces act from the purview of right to information act, है ना। अभी चल रहा है कि डिफेंस सर्विसेज को शेड्यूल 2 में डाल देने का गवर्नमेंट का प्रोसेस चल रहा है, तो ऐसा ना हो इसके लिए इन्होंने ये लेटर लिखा है। ओके, तो आरटीआई के थोड़े प्रोविजंस देख लेना, सेक्शन 8 बड़ा इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल 2 में अराउंड 22 जो है और 22 ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी थोड़ा सा देख लेना कि किस ढंग से कौन से ऑर्गेनाइजेशन को एग्जम्पशंस दिया है, ठीक है। ओके, चलो ऑल द बेस्ट।